हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि दाखिल खारिज होता क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के जो सेक्शन 33 से लेकर 40 तक म्यूटेशन के बारे में डिफाइन किया गया है और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होता है उसको भी मैं लास्ट में पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने खसरा खतौनी के बारे में समझा था और इस वीडियो में समझते हैं कि दाखिल और खारिज क्या होता है। इंग्लिश में हम इसे म्यूटेशन कहते हैं एंड सेक्शन 34 में इसे डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लैंड है, ओके, लैंड है, लैंड माना कि ए का है। अब ए क्या करता है कि इस लैंड को बी को बेच देता है या फिर हो सकता है कि ये इसका बेटा हो तो उसे दे देता है। तो लैंड तो ए के नाम से था, तो अब बी के नाम से करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको ही हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं। मीन्स कि एक का नाम खारिज करके, ए का नाम खारिज करके बी का नाम जो है दाखिल कर देना। अब कहाँ पे दाखिल और खारिज की प्रोसेस होंगी? जो हमारा जो खतौनी है, मीन्स कि एनुअल रजिस्टर में ही हर खेतों के बारे में या फिर हर लैंड के बारे में विवरण दिया रहता है। तो यहाँ पर जो एनुअल रजिस्टर है हमारा खतौनी, तो उसमें ए के नाम हटा करके बी का नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा। ओके, कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझने की बात है कि नाम में तो हम लोग ने चेंजेस कर ही दिए। म्यूटेशन का अगर हम लोग मीनिंग कहें तो उसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। एंड मुस्लिम नाम दाखिल खारिज है, जिसे यूपी में अक्सर लोग दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लैंड में क्या चीज का चेंजेज हुआ? पोजीशन का भी तो चेंजेज हुआ। क्या चीज का चेंजेज? पोजीशन। मीन्स कि ए जो है उस लैंड के पोजीशन से हट गया और किसको दे दिया पोजीशन? बी को पोजीशन दे दिया और ए का नाम खारिज होके बी का नाम दाखिल हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पर रेवेन्यू कोड मैनुअल के आर्टिकल, ये केस नहीं है, ओके, रेवेन्यू कोड मैनुअल के आर्टिकल 911 911 में बताया गया है कि जो म्यूटेशन का प्रोसेस जो है जुडिशियल प्रोसेस होता है। क्या होता है? जुडिशियल प्रोसेस होता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं, इसे आप नोट आउट करते जाएंगे। और ये केस है श्रीमती लखपति वर्सेस रेवेन्यू बोर्ड 1984 RD 378 के केस में बताया गया है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है राजकोषीय प्रक्रिया है। ओके, राजकोषीय प्रक्रिया है क्योंकि ये क्या है? लगान एवं मालगुजारी से संबंधित है, इसीलिए इस केस के अंतर्गत बताया गया कि यह एक राजकोषीय प्रक्रिया है। और केस नंबर सेकंड में बताया गया साजिद जान वर्सेस रेवेन्यू कोड 2004 RD 656 के केसेस से बताया गया कि यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, मीन्स समरी प्रक्रिया है। क्यों समरी प्रक्रिया है? क्यों समरी प्रक्रिया है? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि पक्षकारों के बीच हक या जो ओनरशिप है उसका जो डिस्प्यूट है उसको निपटाने का अधिकार जो है धारा 299B उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की सेक्शन 144 के तहत जो है सक्षम न्यायालय को ही अधिकारिता प्राप्त है। यहाँ मैंने नीचे नोट आउट करी हूँ कि इसके अंतर्गत आप जो है रीट पेटिशन जो है आर्टिकल 226 एंड 32 के तहत हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह एक समरी प्रोसेस होता है। ओके, यह एक समरी प्रोसेस होता है म्यूटेशन का प्रोसेस। अब यहाँ पर चलते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन। किस तरीके से हम लोग म्यूटेशन को कर सकते हैं? दो तरीके का है, बाई सक्सेशन एंड सेकेंड हो जाता है बाई ट्रांसफर। बाई सक्सेशन कैसे होगा? बाई सक्सेशन जो है सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है। बाई सक्सेशन मीन्स कि जैसे कि बाई सक्सेशन आपको पता होगा कि जैसे कि मेरे नाम से एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल अमित के नाम से प्रॉपर्टी है, तो अमित अगर मर जाएगा तो उसका बेटा जो है सुमित, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा क्योंकि मैं आपको नाम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अमित नाम का एक लड़का है, उसका बेटा है सुमित। अमित अगर मर जाता है तो सुमित को सक्सेशन मीन्स की लीगल एयर्स है, तो
तो इस तरीके से सक्सेशन के थ्रू प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जैसे कि लैंड है अमित का, अमित मर गया तो सुमित को कैसे प्राप्त होगा, सुमित को रेवेन्यू इंस्पेक्टर अगर उस जो प्रॉपर्टी है, उस लैंड है, उसके अंतर्गत कोई डिस्प्यूट नहीं है, इफ केस इज नॉट डिस्प्यूटेड मीन्स कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है डायरेक्ट जो है एनुअल रजिस्टर में अमित का नाम हटाकर सुमित का नाम दर्ज कर देगा। अगर इफ केस एंड इज डिस्प्यूटेड, अगर इस जो लैंड है उसके अंतर्गत कहता है कि अमित का पुत्र सुमित नहीं है, मैं भी एक रूमित नाम का एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि मैं भी एक लीगल एयर्स हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी एक उत्तराधिकार हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। इस केस में क्या करेगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है तहसीलदार को यह केस जो है सौंप देगा। तहसीलदार जो है पता लगाएगा कि क्या भाई इस तरीके का है बात है, क्या अमित का बेटा सुमित है या फिर रूमित है, ये पता लगाया जाए। सारा चीज़ छानबीन करने के बाद में, सारा चीज़ इंस्पेक्शन करने के बाद में, सारा चीज़ जो है सारा चीज़ देखने के बाद में तहसीलदार को लगता है कि अमित का बेटा सुमित है, तो उसे जो है बाय सक्सेशन के थ्रू के थ्रू उस लैंड को उसके ऊपर उसको दिया जाएगा, ना कि रूमित को। क्यों? क्योंकि तहसीलदार के द्वारा चेक कर लिया गया है और जो लीगल एयर्स है उसे ही इस लैंड को दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? एंड यहाँ पर एक केस है जोखू वर्सेस हितई 1970 RD 24 के केस में क्या था कि रामदेई एक विधवा थी और जोखू कहता है कि मैं इसका लीगल एयर्स हूँ। यहाँ पर हितई एंड मितई जो है ये भी कहती है कि मैं भी इसकी लीगल एयर्स हूँ। यहाँ पर जोखू ने सुपरवाइजर कानूनगो को कहता है कि मैं इसका लीगल एयर्स हूँ, इसीलिए जो रामदेई की जो लैंड है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। एंड हितई मितई कहते हैं कि ये मेरा अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हितई और मितई जो है तहसीलदार के पास जो है अपने मामला को लेकर जाते हैं। तहसीलदार जो है लैंड के सारे मामलों को समझता है और देखता है कि हितई और मितई जो है सचमुच में इस रामदेई के लीगल एयर्स रहते हैं, ना कि जोखू रहता है। अब क्या करता है कि तहसीलदार जो है हितई मितई को रामदेई की जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, उसके ऊपर उसको राइट्स दे देता है। सुपरवाइजर कानूनगो भी जोखू को राइट्स दे देता है, लेकिन तहसीलदार ने हितई मितई को राइट्स दिया। तो यहाँ पर जोखू नाराज होकर रेवेन्यू बोर्ड में केस दाखिल करता है। रेवेन्यू बोर्ड में क्या करता है, केस दाखिल करता है कि भाई मेरे साथ में नाइंसाफी होगी। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड कहता है कि तहसीलदार के द्वारा अगर जांच पड़ताल कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि सुपरवाइजर कानूनगो के द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि तहसीलदार जो है बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके किसी को जमीन जो है उसके नाम से दाखिल करता है। तो इसीलिए यहाँ पर रामदेई का जो लीगल एयर्स होते हैं हितई और मितई हुआ, न कि जोखू हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है तहसीलदार को जांच के लिए भेजता है और तहसीलदार जो है अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके किसी भी प्रॉपर्टी को उसके नाम से करता है, न कि ऐसे ही। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एंड सेकेंड पॉइंट आता है बाई ट्रांसफर। अब यहाँ पर बाई सक्सेशन के थ्रू तो दाखिल खारिज कर दिया गया, लेकिन बाई ट्रांसफर के थ्रू कैसे होगा? सेक्शन 34, 35 एंड 36 में इसके प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है। एंड बाई सक्सेशन 30 जो सेक्शन 33 है उसमें डिफाइन किया गया है। बाई ट्रांसफर के अंतर्गत कैसे होगा? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसफर कैसे करेंगे? गिफ्ट के माध्यम से करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं सेल के माध्यम से करेंगे, या वॉक के माध्यम से करेंगे, या लीज के माध्यम से करेंगे। अब लीज जो है, किसी भी लैंड को अगर आप लीज देते हैं, लीज के ऊपर मेरी वीडियो बनाई गई है, जो प्रॉपर्टी लेक्चर है उसके अंतर्गत दिया था कि लीज जैसे आपने 28 जैन को किसी भी व्यक्ति को दिया है तो 3 महीने तक आप जो है उसका प्रोसीजर कर सकते हैं। अब तहसीलदार अब किस तरीके से इसका प्रोसीजर होगा? जैसे कि आपने जो है किसी भी ट्रांसफर किया सेल, गिफ्ट, वॉक या लीज के माध्यम से, तो तहसीलदार को 3 महीने के अंदर जो है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को करना होगा। यहाँ पर क्या था? बाई सक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया और डिस्प्यूट है तो तहसीलदार को इसमें आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट तहसीलदार के द्वारा बाई ट्रांसफर के माध्यम से दाखिल खारिज किया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी लैंड है, उसमें डिस्प्यूट है।
अब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड में डिस्प्यूट है तो अब क्या किया जाएगा, कोई प्रॉपर्टी या लैंड में डिस्प्यूट है तो आप जो है कलेक्टर के पास, मीन्स कि वहाँ के जो कमिश्नर है उसके पास 30 डेज के अंदर अपने मामले को रख सकते हैं। और मामले को रखने के बाद जो कलेक्टर है इस मामले को समझेगा और समझने के बाद में उसमें जो भी डिस्प्यूट है उसको जो जो सही में उस भूमि का हकदार है उसको दिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से। और कलेक्टर का जो निर्णय है वो सबसे ही अहम निर्णय माना जाएगा जिसे कोई भी पलट नहीं सकता है, या फिर आप किसी भी कोर्ट में जाकर आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो है समझ में आ गई होगी। लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया मीन्स की प्रोसीजर को जब प्रोसीजर हो जाता है तो किस में रजिस्टर किया जाता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, मीन्स कि लैंड का अगर ओनर चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग किस में रजिस्टर करते हैं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए लाइक एंड कमेंट जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।